बहनों और भाइयों, हमने जो आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आज़ादी हासिल कर सकेंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं मेरे चैनल अनबाउंड इंडिया की जो टैगलाइन है वो है भारत मेरी नज़र से। हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 1945 की दुर्घटना के बाद का, क्या वो दुर्घटना थी या अगर दुर्घटना नहीं थी तो उसके बाद वो कहाँ गए, किस तरीके से उनका जीवन रहा है। इस पूरे कहानी में, इस पूरे घटनाक्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। संजय श्रीवास्तव जी के माध्यम से पत्रकार हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सुभाष बोस की अज्ञात यात्रा। ये अमेजन पर उपलब्ध है, बड़ी ही ज़बरदस्त किताब है और इसके बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो कहानियाँ हैं उसके बारे में खुल के जो है हम बात करेंगे। बड़ी ही शोधपूर्ण इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपने पुस्तक में समाहित किया है। एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से हम इनसे सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नेताजी सुभाष की मौत का जो रहस्य है, उनके बाद का जो जीवन है, गुमनामी बाबा हैं, वो क्या थे। तो पहला प्रश्न मैं आपसे ये समझना चाहूँगा और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इस पुस्तक को आपको लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी, ज़रूरत क्या थी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नेताजी पर बेशक दूसरी भाषाओं में बहुत ढेर सारी किताबें हो सकती हैं। जैसे बंगाली में प्रचुर मात्रा पर मतलब कई किताबें उनके ऊपर लिखी गई, अंग्रेजी में भी कई किताब उनके ऊपर लिखी गई, लेकिन हिंदी में कोई ऐसी किताब नहीं थी जिसको रिसर्च के जरिए लिखा गया हो। और दूसरा, किसी भी भाषा में कोई ऐसी किताब भी नहीं है जहां नेताजी से संबंधित सारे के सारे फैक्ट्स एक जगह रखे गए हों। सारी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं वो एक जगह रखी गई हों, और क्या वो कर रहे थे, क्या वो नहीं कर रहे थे, जो उनकी कहानी साथ में चल रही थी वो एक जगह रखी गई हो। तो मुझको लगा इस पर एक रिसर्च की ज़रूरत है जहां मैं जो भी फैक्ट्स, दस्तावेज, जानकारियां जो कुछ कर रही हूँ उसको मैं एक जगह पर लाकर रखूं और पाठकों को सुभाष के बारे में एक ऐसी किताब दूं जो वो कहानी कहती हो कि उनके जो तथाकथित उनकी दुर्घटना हुई थी उससे एक महीने पहले क्या हो रहा था, और एक महीने पहले जब सफ़र चलता है उसके बाद कथित हवाई हादसे तक क्या क्या चीज़ें हुई, और उसके बाद हवाई हादसे के बाद दुनिया भर में उनको लेकर के कौन सी क्यूरियोसिटी पैदा होनी शुरू हुई, क्या जांच आयोग बैठे, क्या जांच हुई, जांच के नतीजे क्या कहते हैं, और उसके बाद तब से लेके अब तक 70-80 साल बीत चुके हैं, सुभाष को लेके क्या क्या कहा जाता रहा है, क्या क्या दावा किया जाता रहा है और क्या क्या हुआ है और वस्तु स्थिति क्या है। जी, आपने ये बताया कि आपने पुस्तक जो लिखी है उसकी वजह क्या थी। इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ताइवान में 1945 की जो हवाई दुर्घटना है उसके बारे में जो तारीख है, जो घटना की जो अब तक हम सुनते आए हैं, आपको क्या लगता है, आपकी किताब क्या कहती है, आपकी शोध क्या कहती है कि क्या इस तरह की हवाई दुर्घटना ताइवान में हुई भी थी? देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर बहुत ढेर सारी बहस, चर्चाएं और जांच होती रही है। और सच बात तो यह है कि इसी पूरी चीज़ को लेकर मैंने किताब में काफ़ी विस्तार से लिखा भी है, क्योंकि ये हमें देखना होगा कि अगर वहाँ पे हवाई दुर्घटना हुई तो हवाई दुर्घटना कोई मामूली चीज़ नहीं होती है, और उसके साथ कहीं भी हवाई दुर्घटना होती है तो पूरी की पूरी जांच बैठती है। जिसकी दुर्घटना हो रही है वो वहाँ पर क्या हॉस्पिटल में रिकॉर्ड उसके क्या कह रहे हैं, अगर उसकी डेथ होती है तो क्या वहाँ पर जहाँ पर शव जलाए जाते हैं वहाँ पे उसका कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेने के लिए दुनिया भर में कई जांच एजेंसियों ने जांच की, और उसमें भारत में भी जांच आयोग बने, 2 जांच आयोग, जिन्होंने ये कहा शुरू के 2 जांच आयोग ने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई है वो हवाई हादसे में हुई है।
वो ताइवान का ताइहाकू नाम का एयरपोर्ट था, छोटा सा एयरपोर्ट है, और 18 अगस्त 1945 का दिन इस हवाई हादसे का माना जाता है। लेकिन तीसरा जो जांच आयोग था, जिसको जस्टिस मनोज मुखर्जी जिसकी अगुवाई कर रहे थे, उस आयोग ने कहा नहीं, उस दिन वहां पर कोई भी हवाई हादसा नहीं हुआ है। और इस बात को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड ताइवान की सरकार के पास भी नहीं है, और उन्होंने एक बार कहा भी, जब उनसे पूछा गया, बोले नहीं, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। और हकीकत यह है कि अगर हवाई हादसा होता तो किसी अखबार में कोई रिपोर्ट निकलती, कोई रिपोर्ट वहाँ के किसी अखबार में नहीं निकली। और जो रिकॉर्ड कहते हैं, एयरपोर्ट के जो रिकॉर्ड कहते हैं, वो रिकॉर्ड ये कहते हैं कि न 1 महीने पहले न 1 महीने बाद कोई दुर्घटना हुई ही नहीं। अब हम आते हैं हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल में सुभाष चंद्र बोस के नाम का कोई भी मरीज वहाँ पर भर्ती नहीं हुआ। चलिए मैं मान लेता हूँ कि उस रिकॉर्ड में कहीं कोई कमी है, उन्होंने दर्ज नहीं किया होगा। अगर उनकी वहाँ पे मृत्यु होती है और उनका वहाँ पर सवदाह होता है, तो सवदाह गृह में भी सुभाष चंद्र बोस का नाम वहाँ के रिकॉर्ड्स में नहीं है, जबकि उस तारीख से 1 दिन पहले और 1 दिन बाद के रिकॉर्ड वहाँ सवदाह गृह के रजिस्टर में हैं। तो जो अब इस तरह के जो तथ्य हैं, तथ्य कहते हैं कि नहीं साहब, दुर्घटना नहीं हुई है। और मैंने इसको बहुत विस्तार से कि किस तरह से पूरी के पूरे वहाँ के रिकॉर्ड्स खंगाले गए, चीज़ें हुई, जांच आयोग बने, जांच आयोग ने इस पर कितना गौर किया, वो मैंने बहुत विस्तार से दिया है, और आप इसको उसमें पढ़ भी सकते हैं। तो हकीकत ये है कि अगर ताइवान सरकार, जो कि अथॉरिटी है, वो कहती है साहब यहाँ पर कोई हवाई हादसा नहीं हुआ था, हवाई हादसा नहीं हुआ था, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस का निधन वहाँ पर नहीं हुआ था। तो जब दुर्घटना हुई ही नहीं है, उसके बाद से नेताजी कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, किसने उनको बचाया, किसने उनको छुपाया, क्या कहती है शो? देखिए विनोद जी, अब इसमें ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसी सवाल को लेकर के पिछले 7 दशक से 8 दशक से, यानी 70-80 साल से, जब से ये हादसे का दिन हुआ है, एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जब इसकी चर्चा नहीं हुई हो, ये सवाल नहीं पूछा गया हो। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि वहाँ पर हवाई हादसा हुआ, हवाई हादसा अगर होता है तो उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, और अगर नहीं हुआ तो उसके सवाल पर अगर हम जाते हैं तो मुझको लगता है कि जो इनके बड़े भाई ने अपनी खुद की एक रिपोर्ट बनाई, और आमतौर पर ये होता है कि देखिए, ये हम हर किसी को मालूम है, और ये होता है कि युद्ध में कोई बड़ी शख्सियत अगर आपकी है, उसको आपको बचाना है ना, तो उसको आप एक सेफ पैसेज देते हैं, उसके बारे में एक अलग तरह का प्रचार करते हैं, और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, सुरक्षित कहीं उसको पहुँचा दिया जाता है। शायद हो सकता है कि सुभाष के साथ भी वैसा ही हुआ हो, क्योंकि सुभाष के बड़े भाई की जो रिपोर्ट है, सुरेश चंद्र बोस की जो रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि उनको सोवियत संघ की सीमा तक सुरक्षित पहुँचाया गया, उसके बाद वो सोवियत संघ चले गए। और ये केवल उनकी रिपोर्ट ही नहीं कहती है, बहुत ढेर सारे और लोगों के जो बयान हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो ये कहती हैं। तो इसको लेकर के बहुत ढेर सारे विरोधी बयान भी हैं, लेकिन ये बहुत चीज़ मुझको लगता है कि अगर सुभाष का निधन हवाई हादसे में नहीं हुआ होगा तो वो सोवियत संघ ही गए होंगे, क्योंकि वो सोवियत संघ जाने की कोशिश भी वो कर रहे थे। एक बात हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, अभी जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहेंगे, आप उनकी क्वेरीज को क्लियर कीजिए कि क्या सोवियत संघ का रोल जो इस पूरे दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस के जो मृत्यु का रहा है, संदेह पैदा करता है? देखिए विनोद जी, जो मेरी पूरी शोध है, मैंने अपने आप उस पर कुछ भी नहीं लिखा है, जो कुछ भी लिखा है वो मैंने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से लिखा है। मुझको किताब लिखते समय सबसे बड़ी हैरानी ये हुई कि फ्रांस की जासूसी एजेंसी ने उनकी रिपोर्ट दी, फ्रांस के आर्काइव में उनकी सुभाष के सारे रिकॉर्ड्स, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जापान में हैं, जर्मनी में हैं, अमेरिका में हैं, ब्रिटेन में हैं, भारत में हैं, अफगानिस्तान में हैं, कई देशों की जासूसी एजेंसी ने सुभाष के बारे में उनके मृत्यु के बाद या कथित मृत्यु के बाद जांच की और अपनी रिपोर्ट दी जो उनके आर्काइव में है। लेकिन सोवियत संघ के आर्काइव में सुभाष के बारे में कुछ भी नहीं मिलता है, और ये बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि सोवियत संघ के वो लगातार संपर्क में थे, वो सोवियत संघ जाना चाह रहे थे। टोक्यो में जो रूस का दूतावास था, उसके जरिए वो लगातार पत्र लिख रहे थे, पूछ रहे थे कि मैं सोवियत संघ कैसे आ सकता हूँ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान की हार लगभग तय लग रही थी, और उसके बाद वो चाहते थे कि अगर जापान हारता है तो मैं भारत की आज़ादी का जो पूरा का पूरा आंदोलन है या जो संघर्ष है, मैं सोवियत संघ से जाकर के कर सकता हूँ। तो लेकिन सोवियत संघ में कोई भी रिकॉर्ड सुभाष चंद्र बोस का नहीं है। ये एक शक पैदा करता है और ये कहता है कि जरूर
नेताजी सोवियत संघ गए और उनके रिकॉर्ड्स को वहाँ से गायब किया गया। हाँ, जो तथ्य कहते हैं तथ्य, और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने भी कहा कि वहाँ पर नेताजी को जो हालत थे उस समय जब वो गए, वहाँ पे स्टालिन ने बंदी बना लिया होगा और बंदी बना के उनको हो सकता है कि साइबेरिया की जेलों में रखा गया हो। इसको देखने का दावा भी कुछ लोग करते हैं, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन दावा लोग करते हैं। तो मुझको लगता है कि वो सोवियत संघ में जरूर रहे होंगे। कि सोवियत संघ का जो रोल है इसमें तथाकथित, है ना, जिसके बारे में कोई तथ्य मिलते नहीं है, कुछ संदेह सा पैदा नहीं करता है? देखिए, बिल्कुल संदेह पैदा करता है विनोद जी कि सोवियत संघ में सुभाष को लेकर के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और भारत सरकार लगातार सोवियत संघ से ये पूछती भी रही है और सोवियत संघ का लगातार ये जवाब मिलता रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ सुभाष नाम का कोई व्यक्ति नहीं था और हमको उसकी कोई जानकारी नहीं। जबकि भारत के बहुत ढेर सारे शोधकर्ता जो रसिया गए, जो सोवियत संघ गए, जो मॉस्को गए, उनका कहना है कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के रिकॉर्ड्स वहाँ देखे। बाद में जब इन लोगों ने वहाँ पर दोबारा कोशिश की उन रिकॉर्ड्स को देखने की, तो वो वहाँ पे गायब थे। तो निश्चित रूप से शक पैदा होता है, लेकिन आप जब कोई सबूत नहीं मिल रहा है, तमाम चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप किस सिरे को आखिर पकड़ करके कुछ कहेंगे? इसलिए कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि सुभाष के मामले में सोवियत संघ की जो भूमिका है वो कुछ संदिग्ध निश्चित रूप से है। और सोवियत संघ में कुछ इस तरह के लोग उस समय बंदी बनाए गए थे, जो केवल सुभाष ही नहीं, दूसरे देशों के भी कुछ मशहूर लोग थे जो वहाँ पे बंदी थे। जी, जापान में जो अस्थियां रखी गई हैं एक मंदिर में, वो अस्थियां किसकी हैं? देखिए, ये बहुत सबसे बड़ा रहस्य का जो सवाल है वो यही है, और यही वो क्लू है जो हमें सुभाष की सारी सच्चाई तक ले जा सकता है। आमतौर पर ये माना जाता है कि अगर हम इसके, देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर हम ये मानते हैं कि उस हवाई हादसे में सुभाष का निधन हुआ, तो उनकी अस्थियां वहाँ पर होंगी, रखी हुई हैं। दूसरा ये माना जाता है कि अगर उनका निधन नहीं हुआ तो वो अस्थियां किसकी हैं। तो अब हमें करना क्या चाहिए? हमें उन अस्थियों की डीएनए जांच कराना चाहिए। जो डीएनए जांच अभी तक क्यों नहीं हुई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले ये कहा जाता था कि सुभाष के परिवार के लोग नहीं चाहते हैं कि सुभाष की उन डीएनए अस्थियों की जांच कराई जाए, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं कि कभी सुभाष का निधन हुआ भी था। लेकिन पिछले 10 सालों से सुभाष की जो बेटी हैं अनीता बोस फाफ, वो लगातार कर रही हैं कि मेरे पिता की इन अस्थियों की जांच कराइए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जब एक बेटी, अधिकारी जो उनकी बेटी है, लीगल बेटी है, वो ये बात कह रही है, तो कहाँ दिक्कत है मुझको समझ में नहीं आ रहा है। और यही वो रहस्य है, क्लू है, जो सुभाष के बारे में हमें सारी की सारी सच्चाई बता देगा। तो ये जांच होनी चाहिए। और दूसरे, इस अस्थियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि ये अस्थियां सुभाष की न हो, एक जापानी सैनिक ओचुकुरा नाम का, उसी समय उसकी डेथ हुई थी, उसकी भी बताई जाती है कि ये शायद हो सकता है कि उसकी अस्थियां हो। यहाँ पर एक बात और जानना चाहूँगा कि हमारे देश की और सरकारों की मजबूरी रही होगी कि उसकी जांच ना कराएं, लेकिन जापान के साथ ऐसी क्या मजबूरी है कि वो जांच नहीं करा पाएंगे? नहीं, जापान ने भी जांच अपनी कराई थी, और जापान ने भी अपनी जांच में लगातार यही कहा कि सुभाष का निधन हवाई हादसे में हुआ। देखिए, जापान का तर्क समझा जा सकता है। जापान ने उनको एक सेफ पैसेज अगर दिया होगा तो जापान की सरकार कभी नहीं कहेगी, उसने एक ऑफिशियल बयान दे दिया कि वो हवाई हादसे में मारे गए, तो आप बताइए वो अपने उस ऑफिशियल बयान से क्यों पलटेगी? तो कोई सवाल नहीं पैदा होता, एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए जापान सरकार ने अगर ये कहा कि सुभाष का निधन उसमें हो गया है, तो वो उस पर कायम है, उसको समझा जा सकता है। जी संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी रहस्य हैं जिसका कि सिलसिलेवार आप जो रहस्योद्घाटन कर रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को, इस देश के लोगों को ये समझने के लिए काफ़ी होगा, और उनको मदद भी मिलेगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो कहानियाँ हैं, जो रहस्यमयी परिस्थितियाँ पैदा करके रखी हुई हैं अब तक, उस पर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आने की कोशिश होगी। यहाँ मैं आपसे ये एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अयोध्या के जो गुमनामी बाबा हैं, उनके जो कहानी है, आपको क्या लगता है, आपकी शोध क्या कहती है कि ये गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे? विनोद जी, गुमनामी बाबा को लेकर के और गुमनामी बाबा के सुभाष से कनेक्शन को लेकर के मैंने बहुत विस्तार से इस किताब में पूरा का पूरा एक चैप्टर लिखा है,
और इसमें मैंने कोशिश की है कि गुमनामी बाबा के साथ जो परिचायिका सरस्वती नाम की रहती थी, उनकी सेवा करती थी, वो कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी और उनका परिवार कौन सा था। उसके जरिए भी उस परिवार ने कभी सुभाष के बारे में कुछ कहा कि नहीं कहा। तो इसमें देखिए, जब तीसरा आयोग जस्टिस मनोज मुखर्जी का था और इसका गठन हुआ तो सरस्वती का निधन हो चुका था। सरस्वती लखनऊ की रहने वाली थी। सरस्वती के बेटे थे, वो इस आयोग के सामने पहुंचे और इस आयोग के सामने उन्होंने कहा कि उनकी माँ हमेशा ये बोलती थी, गुमनामी बाबा कोई और नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस ही थे। अब देखिए, गुमनामी बाबा 70 के दशक में फैजाबाद आते हैं, अयोध्या आते हैं, वहाँ पर वो एक कोठी लेते हैं और उसमें वो चुपचाप रहते हैं। वहाँ किसी से उनको मिलने की अनुमति नहीं होती है और अगर वो किसी से मिलते भी हैं तो पर्दे के पीछे से मिलते हैं, यानी उनको साक्षात कोई नहीं मिलता है। हालांकि कहा जाता है कि कुछ कलकत्ता से लोग आते थे, कुछ आज़ाद हिंद फौज के लोग आते थे जो उनसे रात में आके मिला करते थे, उनसे वो रात में मिलते थे। वो अपना जन्मदिन भी मनाते थे और वो अपना जन्मदिन ठीक उसी दिन मनाते थे जिस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। लेकिन गुमनामी बाबा के पास बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें थी जो सुभाष से ताल्लुक़ भी रखती हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस ही थे। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू में जाएं, सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा को लेकर के जांच आयोग ने भी काम किया। जस्टिस मनोज मुखर्जी ने अपने जो निष्कर्ष दिए, उस निष्कर्ष में उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस का निधन हवाई हादसे में नहीं हुआ था, लेकिन वो उसके बाद भी जिंदा थे, लेकिन वो कहाँ थे, क्या थे, वो नहीं मालूम। दूसरा उनका निष्कर्ष था कि गुमनामी बाबा जो अयोध्या वाले थे वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस के वो करीबी हो सकते हैं लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। अब उसका आधार उनका क्या था? उसका आधार उनका दो था। एक तो वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के जरिए उन्होंने हैंडराइटिंग चेक करवाई और दूसरा दांत के जरिए, वहाँ पे उनके दांत मिले, उसके जरिए डीएनए जांच करवाई, जो दोनों सुभाष चंद्र बोस से मेल नहीं खाती थी। लेकिन उसके बाद यूपी सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार थी, उसने एक और जांच आयोग गठित की जो गुमनामी बाबा की जांच करने वाली थी। वो थी सहाय आयोग। सहाय आयोग ने भी अपना पूरा जांच उच किया, सारी चीज़ें की। वो भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि गुमनामी बाबा सुभाष के बहुत खास आदमी थे, ये माना जा सकता है, लेकिन वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे और उनका भी जो निष्कर्ष था, जो आधार था, वो यही था। लेकिन ये बड़े सवाल कुछ और हैं। बड़े सवाल ये हैं कि उनके पास सुभाष की सारी चीज़ें जो सुभाष से बिलोंगिंग करती थी वो क्यों, कैसे पहुंची। दूसरा, आज़ाद हिंद फौज के लोग उनसे क्यों मिलने आते थे, नंबर 2 चीज़। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम कहीं भी, कोई इस तरह का आदमी अगर कहीं भी रहता है तो हमारी गुप्तचर सेवा ऐसी है, हमारी पुलिस सेवा ऐसी है, तुरंत चौकन्नी हो जाती है। तो हमारी गुप्तचर सेवा ने या पुलिस सेवा ने कभी ऐसे आदमी की जांच क्यों नहीं की, कभी उससे मिली क्यों नहीं। तो ये एक चीज़ है कि इसका मतलब कि हो सकता, वो साधारण आदमी बिल्कुल नहीं थे गुमनामी बाबा, वो कोई खास आदमी थे। और सरकार जानती थी, पुलिस वाले जानते थे कि इन पर हाथ नहीं डालना है, कहीं न कहीं से कोई निर्देश उनके पास रहे होंगे। और जब उनका निधन भी हुआ तो उनको एक ऐसे फैजाबाद के तट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ जो कि बहुत स्पेशल तट है, वहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार नहीं होता है। लेकिन ये गुमनामी बाबा से जो भी मिला है, जो भी उनके आसपास के लोग थे, वो दावे से कहते हैं कि वो सुभाषी थे, लेकिन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि वो नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा इतना ताकतवर व्यक्ति, राजनीतिक रूप से भी, और जब उन्होंने अपनी फौज बनाई तो सामरिक रूप से भी वो बहुत ताकतवर हो गए थे, जिससे अंग्रेज भी भय खाने लगे थे। उनको किसका डर था जिससे ये पहचान अपनी छुपाकर 1945 के बाद में, अगर वो दुर्घटना नहीं हुई थी जैसा कि आपने बताया है, तो उनको अपनी पहचान छुपाकर इस तरीके से रहने की, अपनी जीवन जो जिस तरीके से उन्होंने जिया है उसके बाद का, उसकी ज़रूरत पड़ी? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सुभाष निश्चित रूप से इतने निर्भीक थे कि वो अपनी पहचान कहीं भी रहते नहीं छिपाते। और दूसरे, जो सुभाष के बारे में सबसे बड़ी बात कही जाती है कि वो युद्ध अपराधी थे, इसलिए वो अपनी पहचान छिपा के रहते थे। उनको डर था कि कहीं वो उनको पकड़ न ले ब्रिटिश सरकार। वो युद्ध अपराधी नहीं थे। किसी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की चाहे सूची हो, चाहे ब्रिटेन के युद्ध अपराधियों की सूची हो, उस सूची को मैंने देखा है, उसका मैंने आर्काइव देखा है, आरटीआई उसकी चीज़ें देखी हैं। वो युद्ध अपराधी बिल्कुल भी नहीं थे, यूएन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की युद्ध अपराधी लिस्ट में नहीं थे। तो ये सब चीज़ें निर्मूल हैं। अब यह है कि अगर वो जिंदा थे तो वो क्या अपना वेश बदल के रह रहे थे या अपनी पहचान बदल के रह रहे थे? सुभाष क्या ऐसा करते?
तो मैं पहला तो यही जवाब दूंगा, सुभाष कतई ऐसा नहीं करते, उनको किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। कोई आदमी जो इतना निर्भीक था, जो यहाँ से बाहर जाता है, हिटलर से मिलता है, जापान से मिलता है, आज़ाद हिंद फौज बनाता है, वो डर बिल्कुल भी कतई डरपोक नहीं था, डरने वाले आदमी नहीं थे। लेकिन उनका दूसरा जो पक्ष था वो आध्यात्मिक पक्ष था। वो कहीं ना कहीं थोड़े रहस्यमयी भी थे और वो बार बार कहते भी थे। वो टोक्यो में अक्सर उन्होंने कहा कि भाई मेरा काम यह है कि भारत को आज़ादी मैं दिला दूंगा, उसके बाद मैं हिमालय चला जाऊंगा, वहाँ पर मैं साधना करूंगा। तो उनका जो आध्यात्मिक पक्ष था वो बहुत मजबूत पक्ष था। तो निश्चित रूप से अगर वो उसके बाद जिंदा रहे होंगे तो उनका जो आध्यात्मिक पक्ष था वो कहीं ना कहीं वो साधना में उन्होंने अपना जीवन गुजारा होगा, या अगर हो सकता है कि अगर साधना में नहीं गुजारा हो, जिंदा हो, तो सोवियत संघ में ही कहीं जेल में या तमाम चीज़ों में वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई हो। और रही बात, अब मैं इसकी दूसरी बात करता हूँ कि क्या नेहरू सरकार को सुभाष से कोई डर था। देखिए, उस समय आज़ादी के समय नेहरू और पटेल से एक ही सवाल बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता था कि अगर सुभाष चंद्र बोस वापस आते हैं, क्योंकि उस समय इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि सुभाष जिंदा हैं, वो वापस आएंगे। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों से यही सवाल होता था। नेहरू तो इस सवाल को टाल जाते थे कि देखिए जब वो आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन पटेल कई बार ऐसे सवालों पर क्षुब्ध भी होते थे कि ये बार बार आप इस सवाल को क्यों पूछते हैं, अगर वो आएंगे तो देखा जाएगा। अब क्या डर था, क्या डर नहीं था, वो आते तो क्या होता, क्या नहीं होता, ये एक अलग विषय है। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से जो सुभाष के संबंध थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, और बाद में सुभाष के जो बड़े भाई हैं शरद चंद्र बोस, उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े नेता को लेकर के काफ़ी नाराज़गी भी जाहिर की थी। जी संजय जी, एक बात यहाँ पर और निकल कर आती है, हमारे दर्शकों को बताइए आप कि तत्कालीन सरकारों ने फिर इस पूरे घटनाक्रम की जांच क्यों नहीं कराई। जो डीएनए हो सकता है उनकी, उसका अस्थियों का, जो कि जापान में है या कहीं और भी हैं, उसका डीएनए जांच कराने में क्यों, किस तरीके की देरी की या क्यों नहीं कराई गई है, क्या भय था, क्या आपको लगता है? देखिए, डीएनए जांच सरकारों ने क्यों नहीं कराई, ये एक बड़ा मुद्दा है। मैं मानता हूँ कांग्रेस सरकारों पे आरोप लगता है कि उन्होंने जानबूझ के सुभाष की सच्चाई पता न लगे इसलिए डीएनए जांच नहीं कराई। लेकिन ये भी हकीकत है कि कांग्रेस की सरकारों ने शुरू के 2 जांच आयोग बनाए, फिर उसके बाद अटल बिहारी की सरकार जब 90 के दशक के आखिर में आई तो उसने तीसरा जांच आयोग बनाया। लेकिन किसी भी जांच आयोग ने ये नहीं कहा कि डीएनए जांच कराई जानी चाहिए, जो एक बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि ये ऐसा क्लू था, इतना महत्वपूर्ण क्लू था जिसकी जो ज़रूरत है, आज की ज़रूरत है। लेकिन ये भी है कि सरकारों के पास इतनी ताकत होती है, इतने अधिकार होते हैं कि वो जब चाहें तब डीएनए जांच कराएं। मौजूदा सरकारों ने भी पिछले 10, 15, 20 सालों में ये ऐसा क्यों नहीं कराया, जबकि अब ऐसा उनका परिवार भी चाहता है, थोड़ा सा हैरानी करता है। और इसमें कोई मुश्किल बात भी नहीं है। अधिक से अधिक ये हो सकता है कि सरकारों को ये भय लगता हो कि अगर पता लगा कि वो डीएनए किसी और का है तो पूरे के पूरे देश में या सुभाष के मानने वालों में एक नाराज़गी फैल सकती है कि वो डीएनए किसी और का है तो सुभाष कहाँ है, सुभाष को खोजो, सुभाष के साथ आप लोगों ने बहुत बड़ा खेल किया है। मुझको लगता है कि सरकारें कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा भय खाती होंगी, थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरत है, इसको करवाना चाहिए। और मौजूदा सरकार तो ये काम करा ही सकती है, उसको निश्चित रूप से ये चीज़ करनी चाहिए। सभी लोग जांच कराने में या उसको बताने में थोड़े डरे से लगते हैं, या नेताजी जिस समय मौजूद थे 1945 तक तो लगता था कि अंग्रेज डरे हुए हैं या बाकी लोग हैं, या उस समय का जो राजनीतिक तंत्र था जो कि संघर्ष कर रहा था कि आज़ादी के लिए, सभी नेताजी के व्यक्तित्व से डरे हुए से लगते हैं। आपकी शोध, आपकी किताब क्या कहती है कि कौन किस से डरा हुआ था? नहीं, देखिए, मुझको लगता है डरने की बात तो नहीं थी। ब्रिटेन का डर केवल ये था कि ब्रिटेन को ये लगता रहा होगा कि सुभाष बहुत ताकतवर आदमी है, और ये भी बात है कि भारत आज़ाद हुआ तो उसमें सुभाष की भूमिका बहुत ज़्यादा थी। अगर सुभाष भारत में आते और आज़ाद घूमते तो ये ब्रिटेन के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात हो सकती थी। भारत सरकार इससे डरती, मुझको लगता है डरने से कहीं ज़्यादा हो सकता है कुछ नेता कांग्रेस को इससे लेकर के ये लगता उनको कि सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन भारत में डर जैसी कोई चीज़ सुभाष को लेकर नहीं रही होगी, किसी पर्टिकुलर नेताओं में रही होगी, सरकारों में हो सकता है रही हो। बाकी जापान में इस तरह का कोई डर मुझको नहीं लगता है रहा होगा।
सोवियत संघ को जरूर इस बात का डर रहा होगा कि भारत सरकार से अगर कुछ चीज़ उजागर होती है तो भारत से उसके संबंध कहीं खराब ना हो जाएं। लेकिन ये भी हो सकता है कि भारत सरकार के दबाव में ही उसने बहुत ढेर सारे रिकॉर्ड अपने ख़त्म कर दिए हों। एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी में सरकारों के अलावा, नेताओं के अलावा, क्या भारत के लोग भी उतने ही दोषी हैं? भारत के लोगों ने उतना संघर्ष, उतना आंदोलन नेताजी की मौत की सच्चाई जानने के लिए क्यों नहीं किया? क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि भारत के लोग भी दोषी हैं? नहीं, देखिए, मुझको लगता है कि ये जनता का ही आंदोलन था, जनता का ही रोष था जो 3 जांच आयोग बने। और जांच आयोगों पर देखिए आप प्रेशर नहीं दे सकते हैं। उनका जांच आयोग माना ही जाता है कि स्वतंत्र होता है, अपने हिसाब से चीज़ों को देखता है, करता है। लेकिन मुझको लगता है अगर हमको अभी भी तीनों जांच आयोग पर भरोसा नहीं है तो एक चौथा जांच आयोग क्यों नहीं बनाना चाहिए? बना देना चाहिए। और अब तो हमारे पास ज़्यादा संसाधन हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं, सवाल भी बहुत ढेर सारे हमारे सामने साफ हैं। हम चौथा आयोग एक बना करके उन सारी चीज़ों को जो अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं समझने की कोशिश करें, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मुझको लगता है कि ये ज़रूरत है इस समय की कि चौथा आयोग एक सुभाष की निधन की उस पूरे घटना की जांच के लिए बनाया जाना चाहिए। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी खूबसूरत तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो एक मिस्ट्री है, जो एक इतना रहस्य है, उसको आपने सिलसिलेवार हमारे दर्शकों को समझाया और एक नई समझ हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत की है अपनी पुस्तक के माध्यम से। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। अगली किसी जगह को, अगले या किसी व्यक्तित्व को फिर से हम खंगालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक अलग पर्सपेक्टिव से, और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से। धन्यवाद।